हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश पेडागॉजी। ये इंग्लिश पेडागॉजी की क्लास 2 है। क्लास 1 ऑलरेडी हो चुकी है इसी चैनल में। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर इंग्लिश पेडागॉजी एज वेल एज हिंदी पेडागॉजी। तो उसमें हमने किया था लैंग्वेज, फीचर लैंग्वेज का क्या होता है, क्या क्या कौन कौन से फीचर्स हैं, जैसे बाइलिंगुअल हो गया, सबट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म हो गया, एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म हो गया, कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग, ये सब हम उसमें ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके आगे का आज हम की क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और किसी भी एक फ्रेंड के साथ प्लीज़ शेयर कर देना, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको जो मेरी मेहनत है वो पसंद आ रही है और ये बहुत हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में, आप देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। एनी लैंग्वेज कैन बी रिटन इन एनी स्क्रिप्ट। इसका मतलब क्या है कि जो लैंग्वेज है वो किसी भी स्क्रिप्ट में लिखी जा सकती है। अब अगर हम बात करें स्क्रिप्ट की, तो स्क्रिप्ट क्या होती है? अ सिस्टम ऑफ राइटिंग अ लैंग्वेज। जैसे लैंग्वेज क्या हो गई? जो सिस्टम हो गई, किसकी कौन सा सिस्टम हो गया? कम्युनिकेशन का, बात करने का, है ना। तो स्क्रिप्ट क्या होती है? लिखने का सिस्टम है। कम्युनिकेशन का सिस्टम क्या है? लैंग्वेज। और स्क्रिप्ट क्या हो गई? राइटिंग अ लैंग्वेज, लिखने का एक सिस्टम होती है। जैसे अगर हम हिंदी की बात करें तो जो हम लिखते हैं का, खा, गा, ये सब क्या होता है? ये देवनागरी लिपि से बोला जाता है। क्या बोला जाता है? देवनागरी स्क्रिप्ट है ये। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो वो रोमन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। जैसे ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ABCD, ये क्या है? ये रोमन स्क्रिप्ट है। तो एनी लैंग्वेज कैन बी रिटन इन एनी स्क्रिप्ट। जैसे देखिए, हिंदी में अगर आप देवनागरी से लिखोगे तो नमस्ते ऐसे लिखोगे, लेकिन वहीं पे अगर आप इस नमस्ते को रोमन से लिखना चाहे, जैसे हम व्हाट्सअप में लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना, तो हम नमस्ते ऐसे लिखते हैं। आप उसमें हिंदी में नमस्ते थोड़ी टाइप करते हो, आप उसको नमस्ते को ऐसे लिखते हो। तो ये रोमन स्क्रिप्ट हो गई। तो देखिए, लैंग्वेज हिंदी है लेकिन लिखी किस में है? रोमन स्क्रिप्ट में है। जैसे अगर एप्पल को हम ऐसे इंग्लिश में लिखते हैं APPLE। अगर मैंने इसको देवनागरी में मुझे लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? ऐसे। तो देखिए, है वर्ड इंग्लिश का ही, लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश ही है, एप्पल है, लेकिन लिखी किस में गई है? देवनागरी में लिखी गई है। तो इसलिए बोला गया कि कोई भी लैंग्वेज है वो किसी भी स्क्रिप्ट में लिखी जा सकती है। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं लैंग्वेज की, तो इसमें कुछ वेरिएशंस होते हैं। जैसे लैंग्वेज का ही एक पार्ट होता है क्या? डायलेक्ट। लैंग्वेज एक बड़ा सा आप ट्री मान लीजिए, उसकी एक ब्रांच हो गई डायलेक्ट। ये क्या होती है? रीजनल होती है, सोशल हो गई, वेराइटी ऑफ अ लैंग्वेज। जैसे हर एक रीजन की अलग अलग डायलेक्ट होती है, इसको बोली बोला जाता है ना, भाषा। अवधी हो गई, ब्रज हो गई, बुंदेली हो गई, भोजपुरी हो गई, ये सब क्या है? ये डायलेक्ट्स हैं। तो कीवर्ड आपको क्या ध्यान रखना है डायलेक्ट के लिए? कि रीजनल वैरायटी होगी, इसमें सोसाइटी के हिसाब से होगी। ग्रुप में जो स्पीकर्स बात करते हैं वो क्या होती है? डायलेक्ट होती है, भाषा का एक छोटा सा रूप। फिर होता है आइडियोलेक्ट। आइडियोलेक्ट क्या होती है? कि हर एक, जैसे आप जैसे दो ट्विंस हो गए तो क्या वो भाषा सेम होगी, डायलेक्ट उनका सेम होगा, लेकिन टोन अलग अलग होगा, है ना। क्योंकि हम लोगों की जो बात करते हैं, तो हम लोग एज अ ह्यूमन बींग सबकी अपनी अपनी क्या होती है? एक आप बोलोगे, क्या बोलोगे कि वैरायटी होगी, है ना। एक टोन होता है ना, सब अपना अपना तड़का लगा देते हैं भाषा में। अगर आप बोलो, ऐसे बोलो, तो हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी टोन होती है, वो क्या कहलाती है? आइडियोलेक्ट। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि इंडिविजुअल के हिसाब से होगी, यूनिक स्पीच होगी, पर्सनल स्टाइल, प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका अलग हो सकता है ना, वोकैबुलरी, ये सब क्या होता है? जैसे आई थिंक दैट, उसी कोई बोलेगा आई फील दैट, इन माई ओपिनियन, ये सब क्या हो गया? ये आइडियोलेक्ट के पार्ट हो गए। कि इंडिविजुअल स्टाइल हो गया बोलने का, बोलना सेम है, लैंग्वेज सेम है, जो उसकी डायलेक्ट है वो सेम है, बस टोन डिफरेंस है, वो इंडिविजुअल के हिसाब से होती है, राइट। फिर बात करते हैं डिग्लोसिया की। तो डिग्लोसिया क्या होती है? टू वेराइटीज डिफरेंट सोशल फंक्शन। जैसे हाई वेराइटी हो गई, लो वेराइटी हो गई, मतलब रीजनल सोसाइटी में, वही रीजनल में क्या थोड़ा डिफरेंस हो जाता है ना, कि हाई क्लास, लोअर क्लास, ऐसे। जैसे फॉर्मल यूज़ करेंगे हम स्कूल में, ऑफिसेस में, न्यूज़, लिटरेचर, रिलीजियस टेक्स्ट हो गए। जबकि लो वेराइटी क्या होगी? इनफॉर्मल, जो उसका यूज़ होता है। जैसे हम घर में बात करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं जिस टोन में, फ्रेंड से हो गया, फैमिली कन्वर्सेशन हो गया, ये क्या हो गया? लो वेराइटी हो गया। तो डिग्लोसिया क्या हो गया? कि एक सेम जो सोशल फंक्शन में टू डिफरेंट वेराइटीज़ हो गई, इसको डिग्लोसिया बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात करें फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज की, तो कितनी फॉर्म्स होती हैं? 3 जर्नली। कौन कौन सी? एक तो स्पोकन लैंग्वेज हो गई, जैसे ओरल आप बोलते हो, जैसे अभी बोल के हम कोई बात बोल रहे हैं। फिर एक हो गई रिटन, जो लिखी जाती है। एक हो गई साइन लैंग्वेज। जैसे
साइन हो गए, जैसे थंब दिखाना हो गया, गेस्चर हो गए, फेस के एक्सप्रेशंस हो गए, ये सब किस में आते हैं? साइन लैंग्वेज में आते हैं। तो अब अगर हम ऑथेंटिसिटी की बात करें तो आपको पता है कि स्पोकन लैंग्वेज ओरल की अपने आप में कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है, कोई वैलिड प्रूफ नहीं होता है। तो अगर वैलिड प्रूफ चाहिए तो हम बोलते हैं हमें रिटन में लिख के दे दो। तो अगर हम वैलिडिटी की बात करें कि कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा वैलिडिटी है, किसकी वैलिड है, कौन सी? रिटन लैंग्वेज। आपको ध्यान रखना है ना, क्योंकि हम सबको पता है कि ओरल तो कोई कुछ भी बोल के निकल जाता है ना, उसकी कोई अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि वो लिखित में नहीं है। और साइन लैंग्वेज जो गेस्चर्स हो गए, जो फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, जैसे थम्स अप दिखाना क्या है कि बहुत अच्छे के लिए साइन लैंग्वेज है। तो ये और तीनों नेचुरल लैंग्वेजेस हैं, अपने आप में कोई कम या फिर ज़्यादा अच्छी या फिर बुरी नहीं है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ साइन लैंग्वेज। इनमें से कौन सा साइन लैंग्वेज के लिए सही नहीं है? पहला है साइन लैंग्वेज इज अ नेचुरल लैंग्वेज। सही है, मैंने कहा था ना जैसा कि सारी लैंग्वेजेस क्या है? नेचुरल लैंग्वेजेस हैं, कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर कम इंपॉर्टेंट नहीं है। साइन लैंग्वेज डज नॉट हैव अ ग्रामर। बिल्कुल गलत है। साइन लैंग्वेज की ग्रामर है, जैसे हर एक लैंग्वेज की ग्रामर है वैसे ही साइन लैंग्वेज की भी ग्रामर है। हो सकता है ग्रामर वैसे ही ना हो जैसे बाकी लैंग्वेजेस के, जैसे स्पोकन हो गया फिर रिटन हो गया, तो ग्रामर तो है साइन लैंग्वेज की, हर एक लैंग्वेज की अपनी एक ग्रामर होती है। तो साइन लैंग्वेज हैज़ अ ग्रामर, बिल्कुल सही। साइन लैंग्वेज हैज़ मेनी वेराइटीज़। हाँ, बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, जैसे इंडियन साइन लैंग्वेज हो गई, ब्रिटिश साइन लैंग्वेज हो गई, अमेरिकन साइन लैंग्वेज हो गई। तो डिफरेंट वेराइटीज़ साइन लैंग्वेज में भी उपलब्ध है। तो हमें क्या बताना था? नॉट ट्रू, गलत वाला बताना था। तो कौन सा गलत है? गलत है ऑप्शन नंबर 2, यही हमारा आंसर है। ठीक है, जो गलत है वही आंसर हमें बताना है ना। तो आंसर हम कौन सा देंगे? ऑप्शन नंबर 2, साइन लैंग्वेज डज नॉट हैव अ ग्रामर, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ अ डायलेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज। तो इनमें से कौन सी सही नहीं है डायलेक्ट के लिए? अ डायलेक्ट इज बिगर कैटेगरी एंड लैंग्वेज इज अ स्मॉलर कैटेगरी, यही गलत हो गया। तो यही आंसर है, फर्स्ट नंबर ही बोल क्या रहा है कि डायलेक्ट जो है वो बिगर कैटेगरी है और लैंग्वेज जो है स्मॉलर कैटेगरी है। ये गलत है। जो डायलेक्ट है वो छोटी सी कैटेगरी है और लैंग्वेज एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर डायलेक्ट आती है। तो लैंग्वेज बड़ी कैटेगरी हो गई, उसका छोटा रूप क्या हो गया? डायलेक्ट हो गई। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? समटाइम्स डिफरेंट सोशल ग्रुप में स्पीक डिफरेंट डायलेक्ट, ये भी सही है कि अलग अलग डायलेक्ट बोल सकते हैं ना। जैसे आप देखते हो कि एक रीजन में ही अलग अलग बोलियाँ, एक टोन सबका अलग अलग होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट बोली बोली जाती हैं। फिर डायलेक्ट ऑफ लैंग्वेज वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, बिल्कुल भी सही है कि हर एक रीजन की अपनी एक अलग बोली होती है। स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट डायलेक्ट ऑफ वन लैंग्वेज कैन अंडरस्टैंड, ये भी सही है कि दूसरी जो डायलेक्ट है उसको क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। तो गलत कौन सा था? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृपा एंड करण आर ट्विन्स एंड स्पीक अ पर्टिकुलर डायलेक्ट ऑफ मणिपुरी, हाउएवर दे डिफर इन देयर स्पीच, वॉट इज देयर इंडिविजुअल स्पेशल वे ऑफ स्पीकिंग द डायलेक्ट नोन एज। तो कृपा और करण देखो क्या है? दोनों ट्विन्स हैं, मतलब ट्विन्स है मतलब एक ही घर में रह रहे हैं, तो उनका सब कुछ सेम होगा, उनका रीजन सेम होगा, तो डायलेक्ट भी वही होगी, लैंग्वेज भी वही होगी, बस चेंज है। लेकिन फिर भी क्यों चेंज है? क्योंकि इंडिविजुअल अपनी अपनी एक टोन होती है। वो किसका उदाहरण है? आइडियोलेक्ट का। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। हर एक इंसान का एक अपना टोन होता है ना, वही कहलाती है आइडियोलेक्ट। आप याद कैसे रख सकते हैं? इंडिविजुअल से, इंडिविजुअल आइडियोलेक्ट मतलब हर एक पर्सन की अलग अलग आइडियोलेक्ट होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सम ऑफ द स्पीच कम्युनिटीज 2 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज को एग्जिस्ट, ईच विथ अ डिस्टिंक्ट रेंज ऑफ सोशल फंक्शन, दिस सिचुएशन इज डिस्क्राइब्ड एज। तो देखिए, हर एक स्पीच कम्युनिटी में 2 डिफरेंट वेराइटी होती है। हमने पढ़ा था ना, एक हाई लेवल और एक लो लेवल, है ना। हर एक कम्युनिटी में डिवाइडेड रहती है, जो साथ में ही रहते हैं। तो इस रेंज सोशल फंक्शन में इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है डिग्लॉसिया। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये सारे PYQs हैं जो कि चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 में आए हुए हैं। मैंने सारे CTET में आए हुए क्वेश्चंस लिए हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फोनोलॉजी की। तो फोनोलॉजी क्या है? देखो, फोनोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है। किससे किससे?
फोन प्लस लॉजी। फोन का मतलब होता है साउंड, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, जहाँ भी फ़ोन आप समझो, अगर आपको सुनाई दे रहा है मतलब वर्ड आप सुनते हो तो उसका मतलब कहीं ना कहीं साउंड से है, क्योंकि इसमें रूट वर्ड यूज़ हुआ है फ़ोन, दैट मीन्स साउंड। और एक हो गया लॉजी। लॉजी का क्या मतलब होता है? स्टडी भी होता है। तो ऐसी स्टडी जो कि साउंड की है, तो फोनोलॉजी इज द स्पीच साउंड, जो प्रोनाउंसिएशन है हमारा, जो हम बोल रहे हैं साउंड से रिलेटेड, वो होती है फोनोलॉजी। और इसी की सबसे छोटी यूनिट की अगर मैं बात करूं कि साउंड की सबसे छोटी यूनिट, जैसे जो च, ये का, ऐसे जो ये साउंड्स जो निकल रहे हैं, इसकी जो सबसे छोटी यूनिट है उसे क्या बोला जाता है? उसे फोनेम्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फोनेम्स। तो फोनेम्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। क्या है? फोनेम्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। साउंड, तो फोनोलॉजी क्या होती है? साउंड से रिलेटेड। याद रहेगा, फोनोलॉजी साउंड से रिलेटेड। आपको ध्यान रहेगा मोबाइल फ़ोन, तो फ़ोन में क्या देखो साउंड आ रहा है ना, तो फोनोलॉजी की अगर बात होगी तो क्या होगा? साउंड से रिलेटेड। प्रोनाउंसिएशन हो गया, साउंड पैटर्न्स हो गए, सबकी स्टडी किस में होती है? फोनोलॉजी में होती है। और फोनेम्स क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। ओके, नेक्स्ट की अगर हम बात करें मोर्फोलॉजी, तो मोर्फोलॉजी क्या होती है? वर्ड फॉर्मेशन। जैसे अगर लाइट मैं लिखूँ यहाँ पे, तो लाइट को अगर मैंने यहाँ बीच से काट दिया तो इसका कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है। तो वर्ड फॉर्मेशन की कोई मीनिंग जो होती है उसको मोर्फोलॉजी में उसकी स्टडी की जाती है। प्रीफिक्स हो गए, सफिक्स हो गए। जैसे अगर मैंने लिखा प्ले प्लस ING, उसमें मैंने लगा दिया, तो ये एक वर्ड बन गया प्लेइंग। इसकी स्टडी किस में होती है? मोर्फोलॉजी से बोलता है, मीनिंग वर्ड का जो होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट की, तो ये क्या होती है? मोर्फीम। मोर्फीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। मोर्फीम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी? मीनिंग की। जैसे फोनिम्स क्या थी? स्मॉलेस्ट यूनिट थी किसकी? साउंड की। तो मोर्फीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंटैक्स की। तो सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स तो एक ग्रामर स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमें पता है इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आता है, प्लस वर्ब आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अगर कोई सेंटेंस है इस स्ट्रक्चर में बना है तो वो तो सही है ग्रामेटिकली, अगर नहीं बना है तो क्या होगा? गलत होगा। तो ये इसे क्या बोला जाता है? सिंटैक्स बोला जाता है। इसमें ग्रामर, वर्ग, ऑर्डर, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए लिखा हुआ है सी इज रीडिंग अ बुक, फिर आपने अगर लिख दिया रीडिंग बुक सी इज, तो यहाँ पे देखिए वर्ड तो सेम है लेकिन उनका ऑर्डर डिफरेंट हो गया, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। और ये क्या है? सही है। तो सी इज रीडिंग अ बुक सही है, क्योंकि ये कैसा है? सी सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है? इज, फिर ऑब्जेक्ट क्या है? रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट, ये जो सेंटेंस है फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, इसलिए ये सही है। और दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो वर्ड तो सेम है लेकिन उनका ऑर्डर बदल गया है, इसलिए गलत हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है सी है वो लास्ट में चला गया है जबकि उसे पहले होना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, तो सिंटैक्स क्या होता है? जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, ग्रामर हो गई, वर्ड ऑर्डर हो गई, ये क्या होता है? सिंटैक्स इसे बोला जाता है। अब बात करते हैं सिमेंटिक्स की। तो सिंटैक्स और सिमेंटिक्स में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। तो देखिए सिंटैक्स इज अ रिलेटेड टू ग्रामर, और सिमेंटिक्स क्या होता है? सिमेंटिक्स वो होते हैं जो कि सेंस की, जैसे कॉन्टेक्स्ट की, भाषा की, वर्ड की कॉन्टेक्स्ट की, मीनिंग क्या आ रही है। जैसे अगर मैं बात करूं बैंक की, तो यहाँ पे बैंक जो है, एक बैंक होगा जिसमें आप पैसे रखते हो, है ना, एक वो हो गया इंस्टीट्यूशन हो गया। एक बैंक होता है रिवर बैंक, तो किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा बैंक यूज़ हो रहा है ना। रिवर बैंक मतलब जो किनारा होता है नदी का। तो इसकी स्टडी किस में की जाती है? सिमेंटिक्स में की जाती है। मीनिंग, वोकैबुलरी, कॉन्टेक्स्ट, सेंस क्या बन रहा है उसका, सही है कि नहीं, ये सब किस में आता है? ये आता है सिमेंटिक्स में। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? फोनोलॉजी हमने पढ़ा, मोर्फोलॉजी पढ़ा, और सिंटैक्स पढ़ा, सिमेंटिक्स पढ़ा। फोनोलॉजी देखो साउंड से रिलेटेड, प्रोनाउंसिएशन। फिर मोर्फोलॉजी मीनिंग, एम फॉर मीनिंग, वर्ड की मीनिंग क्या निकल रही है, आप वर्ड का फॉर्मेशन क्या कर रहे हो, है ना। तो जैसे अन प्लस हैप्पी प्लस नेस क्या बन गया? अनहैप्पीनेस। तो ये वर्ड का फॉर्मेशन, मीनिंग वर्ड की निकल रही है कि नहीं। अब सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स का स्ट्रक्चर,
सब्जेक्ट वर्ब देन ऑब्जेक्ट। अगर इंग्लिश का सेंटेंस है तो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब देन ऑब्जेक्ट। ये सिंटैक्स हो गया, सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर। ठीक है, सिमेंटिक्स की बात करें तो सेंस, मीनिंग क्या बन रही है। तो फोनोलॉजी साउंड से रिलेटेड, मोर्फोलॉजी वर्ड मेकिंग, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, सिंटैक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, और सिमेंटिक सेंस उसका मीनिंग क्या बन रही है। जैसे क्या लिखा हुआ है, द बैंक इज क्लोज्ड, तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है कि रिवर बैंक की बात हो रही है। तो सेंस क्या बन रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी बात कही जा रही है, इसे सिमेंटिक्स कहा जाता है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इन्हीं टॉपिक्स में से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड इज कॉल्ड। तो स्पीच की जो स्टडी है उसे क्या बोला जाता है, स्पीच। साउंड आ रहा है ना, क्या बोलेंगे, फोनोलॉजी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन इज नोन एज। तो वर्ड फॉर्मेशन की स्टडी है उसे क्या बोला जाता है, वर्ड फॉर्मेशन की स्टडी को क्या बोला जाता है, राइट, मोर्फोलॉजी। क्या बोला जाता है, मोर्फोलॉजी। मीनिंग हो वर्ड की लिखा हो या फिर वर्ड फॉर्मेशन लिखा हो। तो मॉर्फीन्स क्या होती हैं, मॉर्फीन्स की अगर हम बात करें क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। वहीं अगर मैं बात करूं फोनेम्स की, फोनेम्स क्या होती हैं, फोनेम्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट, दिखा देती हूँ मैं आपको, ये लिखा हुआ था देखिए, फोनेम्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, और मॉर्फेम्स क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग को मॉर्फीम बोला जाता है और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड को क्या बोला जाता है, फोनेम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंटेंस हैज करेक्ट सिंटैक्स बट इनकरेक्ट सिमेंटिक्स। अब देखिए, सिंटैक्स करेक्ट है मतलब सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन सिमेंटिक गलत है मतलब कि उसका सेंस नहीं बन रहा है कोई। ऐसा इनमें से कौन सा सेंस है, सॉरी, कौन सा सेंटेंस है, द कैट चेज द माउस। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और सेंस भी बन रहा है कि बिल्ली जो है चूहे के पीछा कर रही है। ठीक है, द पेंसिल एट द सैंडविच। अब देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है एट, और ये ऑब्जेक्ट है सैंडविच। तो सिंटैक्स तो सही है, लेकिन क्या सिमेंटिकली ये सही है, कोई सेंस बन रहा है कि पेंसिल सैंडविच खा रही है, कोई सेंस ही नहीं है, पेंसिल भी कभी सैंडविच खाती है, तो ये गलत हो गया। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। अब चिल्ड्रन क्या सब्जेक्ट हुआ, आर प्लेइंग यहाँ पे वर्ब, पार्क क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये भी सिंटैक्स सही था और सिमेंटिक भी सही था कि बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। फिर माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड, ये भी सही है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, बात, और इसकी मीनिंग भी निकल रही है कि माँ जो है खाना बना रही है टेस्टी। लेकिन टू की बात करें तो यहाँ पे सिंटैक्स तो सही था, ग्रामर सही थी, लेकिन मीनिंग गलत थी, उसका सेंस गलत था कि पेंसिल कभी सैंडविच भी खाएगी, तो हमें गलत ही बताना था। तो यही हमारा क्या है आंसर, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द आंसर, द पेंसिल एट द सैंडविच। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग की। सो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन होता है कि बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए अपनी फैमिली मेम्बर्स को बात करते हुए सुन रहा है, तो उससे सिखाया नहीं जा रहा है कि बेटा ऐसे बोलते हैं कि मम्मा पानी चाहिए, वो सुन के देख के सीख ले रहा है, इन्वायरमेंट से वो क्या कर रहा है, पिक कर रहा है, उठा रहा है भाषा को, उसे सिखाया नहीं जाता है किसी एक छोटे बच्चे को ग्रामर, रूल्स और लैंग्वेज, वो अपने आप सीख जाता है। कैसे सीख जाता है, सुन के, ऑब्जर्व करके। तो यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स बात कर रहे हैं और बच्चा सुन रहा है और क्या कर रहा है, देख रहा है, तो ये क्या है, ये लैंग्वेज एक्विजिशन है, दिस इज लैंग्वेज एक्विजिशन। नॉम चॉम्स्की की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि ह्यूमन में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, मतलब बच्चा जब पैदा होता है तो पहले से ही उसके अंदर वो क्षमता है भाषा सीखने की, बस समय के साथ वो क्या करता है, एनवायरनमेंट से उठा लेता है लैंग्वेज को, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी वो क्षमता है सीखने की भाषा। तो बच्चा देख के एनवायरनमेंट से उठा लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, टीचर बता रही है, लैंग्वेज सिखा रही है, यूजफुल इंग्लिश फ्रेजेस फॉर डेली यूज लाइफ।
तो गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, ये क्या हो रहा है, ये बच्चे सीख रहे हैं, कॉन्शियसली सीख रहे हैं, एफर्ट लगा के सीख रहे हैं, प्रैक्टिस सीख रहे से कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉन्शियस हो रहा है। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे लैंग्वेज लर्निंग बोली जाती है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, अनकॉन्शियस होता है, ये नेचुरली आप पिक करते हो अपने आसपास से। मान लीजिए ये छोटा बच्चा जो मदर टंग होती है, फर्स्ट लैंग्वेज होती है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, उसे एक्विजिशन करते हैं, ना कि वो लैंग्वेज लर्निंग होती है। लेकिन कई बार जो सेकंड लैंग्वेज है उसकी भी एक्विजिशन हो जाती है। मान लीजिए बाई चांस कि आप यहाँ से इंडिया से गए, आप शिफ्ट हो गए अमेरिका या फिर इंग्लैंड, वहाँ पे इंग्लिश ही बोली जा रही है। आपने इंग्लिश की कोई क्लास नहीं ली, लेकिन जब आप उनके साथ रहते हो तो आप वो भाषा अपने आप इन्वायरमेंट से उठा लेते हो। आपको सीखने की, उसके लिए क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप उन्हीं के साथ रहोगे, वैसा ही बोलोगे, सुनोगे, तो अपने आप सीख जाओगे। वहाँ पे भी क्या होगा, सेकेंड लैंग्वेज का एक्विजिशन होगा। तो जहाँ पे बिना एफर्ट के नेचुरली सबकॉन्शियसली कोई भी लैंग्वेज एक्वायर की जाती है, उसे क्या बोला जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन। और जहाँ पे एफर्ट डाल के कॉन्शियसली प्रैक्टिस करके सीखी जाती है, उसे क्या बोला जाता है, लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, क्लियर है। अगर हम दोनों में डिफरेंस की बात करें कि लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में क्या डिफरेंस है, तो देखिए लैंग्वेज एक्विजिशन नेचुरल प्रोसेस है। क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। जबकि लैंग्वेज लर्निंग क्या है, कॉन्शियस प्रोसेस है। इसको सब कॉन्शियस भी बोला जाता है, सब कॉन्शियस मतलब ये अपने आप होती है, इसके लिए आप एफर्ट नहीं करते हो। और लैंग्वेज लर्निंग कॉन्शियस है, आप जानबूझ के सीखते हो, उसके लिए एफर्ट डालते हो। ये इनफॉर्मल है। क्यों इनफॉर्मल है, क्योंकि आप कोई उसका ग्रामर का रूल नहीं सीख रहे हो। जब एक बच्चा सीखता है लैंग्वेज, तो पहले ग्रामर का रूल नहीं सीखता है, वो बातें करना सीख जाता है अपने आप, वातावरण से वो भाषा को उठा लेता है। तो ये इनफॉर्मल है। और लैंग्वेज लर्निंग क्या, फॉर्मल है, आप ग्रामर सीखोगे, उसके रूल सीखोगे। हैपन्स थ्रू इंटरेक्शन। तो लैंग्वेज एक्विजिशन की क्वालिटी क्या है, कोई इंटरेक्शन से होती है, बात कर करके अपने आप आती है। और हैपन थ्रू इंस्ट्रक्शन, ये इसके लिए भाषा को सीखने के लिए आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हो। टीचर जैसा बोलेगा, बुक से पढ़ते हो तो बुक में जो रहेगा आप वैसे इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हो। फोकस ऑन कम्युनिकेशन, तो एक्विजिशन किस में, कम्युनिकेशन में फोकस करती है, जबकि लैंग्वेज लर्निंग ग्रामर में, रूल्स में, इन सब में उसका फोकस होता है। इम्प्लिसिट नॉलेज, इम्प्लिसिट मतलब इनहेरेंट, मतलब आंतरिक भाषा आप बोल सकते हो। तो ये क्या, इम्प्लिसिट है मतलब अंदर है, छुपी हुई है। और एक्सप्लिसिट नॉलेज है मतलब कि कॉन्शियसली आप जैसे अगर सीखते हो तो आप बोल के प्रैक्टिस करके करते हो, तो ये एक्सप्लिसिट नॉलेज है। ठीक है, यहाँ पे फ्लुएंसी नेचुरली आ जाती है, और यहाँ पे एक्यूरेसी, फ्लुएंसी मतलब आप बात कर पाओगे, आपके वर्ड ऑर्डर सही हैं कि नहीं वो गलत भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक्यूरेसी पे एम्फेसाइज किया जाता है। जब आप कोई लैंग्वेज सीखते हो तो आप उसका स्ट्रक्चर सीखते हो, जब स्ट्रक्चर सीखोगे तो उसको आप एक्यूरेटली बोलोगे। यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज दोनों भी एक्वायर की जा सकती हैं, और जो लर्निंग है वो यूजली सेकेंड लैंग्वेज होती है ना। तो एक्विजिशन क्या होता है, चिल्ड्रन पिकअप अ लैंग्वेज नेचुरली लाइक दे डू देयर मदर टंग, उसे एक्विजिशन बोला जाता है। सेकेंड लैंग्वेज को भी एक्वायर किया जा सकता है। ठीक है, और लर्निंग आप कॉन्शियसली सीखते हो, क्लासरूम में सीखते हो। ठीक है, फॉर्मल तरीके से सीखते हो। यहाँ पे क्वेश्चन है, श्रेया ऑफ इज अ क्लास 6 learner who moves from the Jalandhar in Punjab to Madurai in Tamil Nadu as her father has been transferred। तो श्रेया जलंधर से कहाँ मूव हो गई, मदुरई तमिलनाडु में, उसके फादर का ट्रांसफ़र हो गया था। सी नोज पंजाबी एज हर मदर टंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज सी स्टडीड एज हर सेकेंड लैंग्वेज इन स्कूल। तो पंजाबी उसकी मदर टंग है, वो जलंधर में पैदा हुई थी, और उसने इंग्लिश सीखी थी उसकी पढ़ाई में सेकेंड लैंग्वेज के जैसे। She is able to speak and read Tamil learning from her neighborhood। तो वो उसने बोलना और लिखना कहाँ से सीख लिया, अपने नेबरहुड में, आस पड़ोस से, क्योंकि वो तमिलनाडु में रहने चली गई थी मदुरई में, तो वहाँ पे आस पड़ोस से उसने सीख ली। Which one of the following sentence statement is true based on the language she now knows। तो इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है सही है। अब वो 3 भाषाएं जान गई ना, पहले पंजाबी उसकी मदर टंग थी, उसने फिर सीखा था इंग्लिश, अब तमिलनाडु में शिफ्ट हो गई तो वहाँ से उसने आस पड़ोस से अपने तमिल सीख ली। तो इनमें से कौन सा सही है। हर तमिल कम्स अंडर लैंग्वेज एक्विजिशन एंड इंग्लिश एंड पंजाबी कम्स अंडर लैंग्वेज लर्निंग। तो यहाँ पे देखो
इंग्लिश और पंजाबी को क्या बोल दिया है? लैंग्वेज लर्निंग। गलत हो गया ना? क्यों गलत हो गया? क्योंकि पंजाबी तो उसकी मदर टंग है, इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है ना, तो दिस इज रॉन्ग। फिर है ऑल द 3 लैंग्वेजेस पंजाबी, तमिल, इंग्लिश अंडर लैंग्वेज लर्निंग। नहीं, ये भी गलत है। पंजाबी तो उसकी मदर टंग थी ना। हर इंग्लिश कम्स अंडर लैंग्वेज एक्विजिशन। बिल्कुल गलत। वो इंग्लिश को उसने स्कूल में सीखा था एज अ लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज। हर पंजाबी एंड तमिल कम्स अंडर लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग कम्स अंडर लैंग्वेज लर्निंग। बिल्कुल सही कि पंजाबी उसकी मदर टंग थी तो लैंग्वेज एक्विजिशन हुई, है ना। लैंग्वेज एक्विजिशन में कौन कौन सी आएगी? पंजाबी, क्योंकि उसकी मदर टंग थी। फिर उसके बाद तमिल भी आ गई, क्योंकि उसने उसको सीखा नहीं था क्लासरूम में बैठ के, अक्वायर किया था नेबरहुड से, तो ये भी लैंग्वेज एक्विजिशन का पार्ट हो गई। और लैंग्वेज लर्निंग कौन सी होगी? इंग्लिश, क्योंकि उसको उसने स्कूल में सीखा था एज अ सेकेंड लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट कि पंजाबी और तमिल लैंग्वेज एक्विजिशन है और इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज लर्निंग है। ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोसेस। ये यहाँ पे मिस्टेक है, इसको आपको काट देते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज दैट द लर्नर ऑलरेडी नोज। दिस इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड। इसे क्या बोला जाता है? इसे लैंग्वेज ट्रांसफ़र बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर कि सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन करने का जो इन्फ्लुएंस है वो कहाँ से आया है? लैंग्वेज से जो फर्स्ट जो उसकी लैंग्वेज है, मदर टंग हो गई, उससे आया है। तो इसे क्या बोला जाता है? लैंग्वेज ट्रांसफ़र। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। इनमें से कौन सा जो है वो लैंग्वेज एक्विजिशन का फीचर है? मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स, फॉर्मल क्लासरूम टीचिंग, नेचुरल एंड मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, या फिर रिटन एग्जामिनेशन। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर कि नेचुरल है, मतलब बिना क्लासरूम गए नेचुरली तरीके से उसने उठाया है, पिकअप किया है एनवायरनमेंट से, और मीनिंगफुल कम्युनिकेशन बात कर करके सीखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। तो जो लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग के बीच में डिफरेंस है, तो कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? ग्रामर ऑफ लैंग्वेज, ये तो लैंग्वेज लर्निंग का पार्ट है। असेसमेंट इन लैंग्वेज, ये भी लैंग्वेज लर्निंग का पार्ट है। रूल ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। जो मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है लैंग्वेज एक्विजिशन में और लैंग्वेज लर्निंग का क्या है? लैंग्वेज एनवायरनमेंट। कि आप लैंग्वेज एक्विजिशन कहाँ से करते हो? एनवायरनमेंट से करते हो, विदाउट एफर्ट, अनकॉन्शियस करते हो, बस देख के सुन के, दूसरों को बातें करता देख के आप एक्वायर करते हो। जबकि लर्निंग क्या होती है? ये सब लैंग्वेज लर्निंग के पार्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर लैंग्वेज लर्निंग। इनमें से कौन सा लैंग्वेज लर्निंग के लिए सही है? लैंग्वेज लर्निंग एक्सिलरेट्स इन प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। ये सही लग रहा है कि लैंग्वेज लर्निंग है। प्रिंट रिच इन्वायरमेंट मतलब कि जो पोस्टर्स हो गए, आप देखते हो ना, इसमें भाषा लिखी हुई होती है। हमने जब अभी लास्ट वाली क्लास में जब हमने लैंग्वेज के बारे में किया था, तो हमने पढ़ा था ना कि प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, जो लैंग्वेज इज़ ऑल अराउंड अस, जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि हमारे चारों तरफ क्या है? भाषा ही है। चाहे पोस्टर्स की बात करें, न्यूज़पेपर्स की बात करें, टीवी की बात करें, ये सब क्या है? ये सब भाषा है चारों तरफ। तो जैसे क्लासरूम में आप पोस्टर्स वगैरह लगे देखते हो ना, तो ये सब क्या है? मैप हो गए। तो ये प्रिंट रिच इन्वायरमेंट के उदाहरण है। नेक्स्ट है लैंग्वेज लर्निंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। गलत है। लैंग्वेज लर्निंग हैपन्स अनकॉन्शियसली, ये भी गलत है, क्योंकि एक्विजिशन अनकॉन्शियसली होता है। लैंग्वेज लर्निंग हैपन्स थ्रू रीडिंग ऑफ लैंग्वेज नोटबुक ओनली, मतलब टेक्स्ट बुक से ही पढ़ सकते हो आप, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लैंग्वेज लर्निंग एक्सिलरेट्स इन प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के। तो जो बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है उनको कुछ स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट स्टेज होती है कूइंग, ये 6 हफ्ते से 6 महीने के बीच में रहती है। जब जैसे बच्चा बॉबल साउंड निकालता है, ऐसे करता है ना, जो बॉबल साउंड होते हैं,
एक धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, जैसे रोना चिल्लाना तो पहले से ही शुरू कर देता है। ऐसे नहीं, बॉबल साउंड जो निकलते हैं उसे क्या बोला जाता है, कूइंग बोला जाता है। ये 6 हफ्ते से 6 महीने के बीच में रहता है। फिर आता है बैबलिंग स्टेज। जब बच्चा 6 महीने से 10 महीने के बीच में होता है तो क्या करता है कि रिपीट करता है, जैसे बा मा, यहाँ पे देखो कॉन्सोनेंट और बॉबल को मिक्स करने लगा है, अब बा मा पा ऐसे बोलने लगता है ना, साउंड बार बार बोलना, उसे अब मज़ा आने लगा है, तो इसको बैबलिंग स्टेज बोलते हैं। फिर आता है वन वर्ड स्टेज, जो 12 से 18 महीने के बीच में होती है। अब बच्चा एक वर्ड बोलने लगा है, जैसे अगर उसको मिल्क पीना क्या बोलेगा, मिल्क, बॉल, मम्मा, पापा, ये सब क्या आता है, वन वर्ड स्टेज में आता है। जब कब होता है, 12 से 18 महीने के बीच में। फिर होता है टू वर्ड स्टेज, जब 18 से 24 महीने के बीच में, जब 2 वर्डों को इकट्ठे करके बोलना लगता है, जैसे मम्मा कम, वांट मिल्क, पानी दो, ये सब क्या है, ये टू वर्ड स्टेज के उदाहरण हैं। फिर आता है लॉन्गर अटरेंस, जैसे 2 से 3 साल कि आई वॉन्ट जूस, पापा गो टू, एक पूरा वो एक सेंटेंस बोलने लगेगा कि पापा गो ऑफिस हो गया। तो ये सब क्या है, ये लॉन्गर अटरेंस है 2 से 3 साल के बीच में। फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कब बनाने लगेगा, 3 साल है नव। तो बेसिकली यहीं तक आपके इसमें आता है, आगे नहीं पूछा जाता है, मैंने बस बताने के लिए आपको बता दिया है, ठीक है। अब अगर हम इसको और स्पेसिफिक करके पढ़ें कि इनमें कौन सी कैटेगरीज होंगी, तो देखिए फर्स्ट कैटेगरी में आता है प्री लिंग्विस्टिक स्टेज, जो कि बर्थ से 12 महीने के लिए होता है। इसमें बच्चे का रोना, कूइंग हो गया, बैबलिंग हो गया, गेस्चर हो गया, आई कॉन्टैक्ट हो गया, जो आंखें झपकाता है, ये सब किस में आता है, प्री लिंग्विस्टिक स्टेज की, मतलब बोलने भाषा से पहले की स्टेज जो है। फिर आता है वन वर्ड, किस में क्या बोलते हैं, और होलो फ्रास्टिक, इसको क्या बोला जाता है, वन वर्ड स्टेज, ठीक है। 12 से 18 महीने के बीच में, जब एक फ्रेजेस जैसे आप बोल सकते हो कि एक वर्ड बोलता है। फिर आता है टू वर्ड स्टेज, जो 18 से 24 मंथ में होता है, टू वर्ड कॉम्बाइंस। फिर आता है टेलीग्राफिक स्टेज, 2 से 3, जो एक सेंटेंसेस था ना, उसको टेलीग्राफिक स्टेज भी बोला जाता है, ठीक है। मल्टी वर्ड या फिर अर्ली सेंटेंस स्टेज क्या होता है, 3 से 5, जो कि लॉन्गर सेंटेंसेस जब बोलने लगता है, 2 से 3 सेंटेंसेस मिला के उसको बोला जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट आपको ध्यान रखना, इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, मैंने क्वेश्चन लिया भी है कि क्राइंग, कूइंग, बैबलिंग, गेस्चर, ये सब क्या होता है, प्री लिंग्विस्टिक स्टेज में आता है, जब बोलने से भाषा के डेवलपमेंट से पहले के जो ये हैं, मतलब मेन अच्छे से बोलने पे, जैसे बॉबल साउंड हो गया ना कूइंग में, और बबलिंग में 2 वर्ड्स हो गए बॉबल और कॉन्सोनेंट को मिला के। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप देखिए कि क्राइंग, कूइंग एंड बैबलिंग आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ, कौन से स्टेज के लैंग्वेज डेवलपमेंट के पार्ट हैं, प्री लिंग्विस्टिक। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ये सब प्री लिंग्विस्टिक मतलब फर्स्ट स्टेज के सब पार्ट हैं, क्राइंग हो गया, कूइंग हो गया, बैबलिंग हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन द करेक्ट ऑर्डर। देखिए बैबलिंग है, टू वर्ड है, कूइंग है, वन वर्ड है, लॉन्गर है, तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो पहले कूइंग करेगा, है ना, उसके बाद क्या करता है, बैबलिंग करता है, फिर वन वर्ड आएगा, फिर टू वर्ड, फिर लॉन्गर अटरेंस, कूइंग थर्ड, बैबलिंग 1, वन वर्ड 4 नंबर पे है, टू वर्ड 2 पे है, देन 5 में 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑर्डर पे कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं साउंड्स की। तो इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 44 साउंड्स होते हैं। कौन कौन से, बॉबल्स, अगर मैं पूछूं बॉबल्स कौन कौन से हैं तो बताइए, ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो 5 बॉबल्स हैं ना, इनमें से टोटल 20 साउंड्स निकलते हैं। कितने साउंड्स निकलते हैं, 20 साउंड्स निकलते हैं। इनमें से टोटल 20 साउंड्स निकलते हैं। जैसे ए का अगर आप कैट में बात करोगे तो कैट है ना। अगर आप किसी दूसरे शब्द में बात करोगे तो ए का ए भी हो जाता है, जैसे ई वाला जो ई होता है वो भी हो जाता है। तो बहुत हर एक बॉबल का 2 से 3 साउंड होते हैं। जैसे अगर हम बात करें ई की, तो ई वाला भी ई होता है और ए भी इसका साउंड निकलता है। तो ये जो 5 वॉवल्स हैं वो टोटल 20 मिलके 20 साउंड्स निकालते हैं। अगर हम कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो टोटल कितने साउंड्स निकालते हैं, 24 साउंड्स निकालते हैं। तो 20 + 24 टोटल कितने हो गए, 44।
तो अप्रॉक्सीमेटली 44 स्पीच साउंड होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। वोबल्स कितने साउंड्स निकालते हैं 20, कॉन्सोनेंट्स 24, टोटल कितने हो गए 44। अब वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाता है, सो ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंग्लिश इज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज और एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। यूनियन मतलब कंट्री, देश की बात हो रही है। यूनियन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे स्टेट से मिलकर एक कंट्री बनती है ना, इसलिए उसको यूनियन बोला जाता है। तो इंग्लिश जो है वो क्या है? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। एसोसिएट का मतलब साथी, साथ देने के लिए, ऑफिशियल लैंग्वेज का साथ देने के लिए। तो ऑफिशियल लैंग्वेज फिर कौन सी है? हिंदी इज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, और इंग्लिश को क्या बोला गया? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। क्या बोला गया है? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। आपको ध्यान रखना, क्या बोला गया? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। कौन है? इंग्लिश। एसोसिएट, अगर ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाएगा तो हिंदी, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज तो इंग्लिश। फिर है द ऑफिशियल एक्ट, लैंग्वेज एक्ट, ओला की बात हो रही है, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? ओला। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में आर्टिकल 343, अगर हम 343 की बात करें, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में है, क्या ये 343(1) की बात करें तो 1 में क्या लिखा गया है कि हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। क्या बोला गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन कौन सी है? हिंदी। और वहीं पे अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज ऑफिशियल पर्पस के लिए क्या बोला गया था? पीरियड ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ। क्या हुआ था, मैं बताती हूँ आपको कहानी, कि जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, 26 जनवरी 1950 में, तो हिंदी को क्या बोला गया? ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया, और इंग्लिश को बोला गया कि ये साथ देगी बेसिकली हिंदी के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के नहीं होते हैं ना, तो वहाँ पे उनको दिक्कत होगी काम करने में। तो इंग्लिश सबको आती है, तो इंग्लिश को क्या बोला गया? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज को उसका साथ देने के लिए। टोटल स्टार्टिंग में 15 साल के लिए इसको बनाया गया था। कितने साल के लिए ये बोला गया था? 15 साल के लिए, 1950 से लेकर 1965 तक के लिए। लेकिन जब 1965 आया तो बहुत सा अपोजिशन जो था विद्रोह करने लगा। क्यों? क्योंकि हिंदी तो पूरे इंडिया में नहीं बोली जाती है ना, इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, और मेन लैंग्वेज के आधार पे तो हमारे सारे स्टेट्स बने हुए हैं। आप महाराष्ट्र की बात कर दो, तमिलनाडु की बात कर दो, है ना, ये सब क्या है? भाषा के आधार पर क्षेत्र बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, तो सारे भाषा के आधार पर क्षेत्र बने हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा विद्रोह होने लगा जो नॉन हिंदी भाषी क्षेत्र राज्य थे, कि आप इंग्लिश को रिप्लेस, हिंदी को पूरी तरह से इंग्लिश से रिप्लेस कर दो, इंग्लिश ही चलाओ। तो फिर तब क्या हुआ कि इंग्लिश को फिर से एक अमेंडमेंट हुआ, जो कि इसमें ओला में था। ओला के अनुसार कि इंग्लिश को क्या बोल दिया गया कि मतलब अनंत काल के लिए, मतलब कि अब ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और इंग्लिश को एज एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया। तो हिंदी को आपको ध्यान रखना है ऑफिशियल लैंग्वेज, और इंग्लिश क्या है? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। अब अगर बात करें हम, जो मिसकंसेप्शन है बहुत सारे इंडियंस में, क्या होता है कि नेशनल लैंग्वेज, आपको ध्यान रखना है कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंडिया हैज़ नो नेशनल लैंग्वेज। बहुत सारे, अभी हमें जब पिछले साल न्यूज़ आई थी कि बेंगलुरु में जैसे हिंदी वाला, कि हिंदी हम बोलेंगे क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो आपकी मातृभाषा हिंदी हो सकती है, राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी। इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। क्या? इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हिंदी है, और एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। बस यही उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मेंशन है कि हिंदी इज द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब उसमें काम करेगा देश, और एसोसिएट उसका साथ देने के लिए कौन सी है? इंग्लिश इज द एसोसिएट लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ठीक है। एसोसिएट कौन है? इंग्लिश, और हिंदी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो हिंदी की अगर हम बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज याद हो गया, हिंदी
ऑफिशियल लैंग्वेज, और इंग्लिश क्या है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो जो 8th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, 8th शेड्यूल, उसमें 22 लैंग्वेजेस को लिस्ट किया गया है। ये 22 लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिस्ट बना के लगा दी है। कौन कौन सी हैं? असमीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोणकी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, यहाँ पे मणिपुरी 2 बार हो गया है, ठीक है, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये टोटल 22 जो हैं, तो क्या है, भाषाएं हैं 8th शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अब सवाल ये उठता है, क्या हमें 22 की 22 भाषाएं याद करने की ज़रूरत है? कभी कभार तो आ जाता है, लेकिन उस एक नंबर के लिए आपको पूरा टाइम इन्हीं को बैठ के रटते नहीं रहना है। अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। सिर्फ अभी बस एक ही महीना बचा हुआ है हमारे एग्ज़ाम में, राइट? तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, जहाँ से ज़्यादा मार्क्स हम गेन कर सकते हैं हम वो पढ़ेंगे, ना कि बैठ के 20 लैंग्वेजेस को ही रटते रहेंगे। तो याद हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो नहीं याद करना है। बस आपको इम्पॉर्टेंट थिंग है वो क्या ध्यान रखनी है कि हिंदी जो है वो 8th शेड्यूल में इंक्लूडेड है, और इसमें इंग्लिश की कहीं कोई बात नहीं है, तो इंग्लिश इसमें इंक्लूडेड नहीं है। क्या याद रखना है कि इंग्लिश 8th शेड्यूल में इंक्लूडेड नहीं है, इंग्लिश इज़ नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, इंग्लिश नहीं है 8th शेड्यूल में, जबकि हिंदी इसका पार्ट है। ठीक है, बस आप इतना ही याद रखिएगा कि हिंदी इसका पार्ट है और इंग्लिश इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल में? 22, उनमें हिंदी एक है और इंग्लिश इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस की। क्लासिकल लैंग्वेजेस से क्वेश्चन आ जाता है, तो 11 ही हैं, अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। अगेन ये हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आपसे याद होती हैं कि नहीं होती हैं, हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो अच्छी बात है। तो 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि वो कुछ भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज के अंदर डालेगा। क्लासिकल लैंग्वेज क्या होता है? सांस्कृतिक भाषा जिसे हम बोलते हैं। तो सांस्कृतिक भाषा कौन कौन सी होती हैं? जो मतलब आप बोल सकते हो कि कंडीशन क्या है किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज बोलने की, तो उनका हेरिटेज, जो हेरिटेज अच्छा टेक्स्ट होना चाहिए, 1500 से 2000 साल पुराना उनका टेक्स्ट होना चाहिए, उनकी इम्पोर्टेंस होना चाहिए, मतलब बेसिकली कल्चरल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्लासिकल लैंग्वेजेस की, तो इसलिए उनको प्रिजर्व करने के लिए भारत सरकार ने ये कदम उठाया था। तो पहले स्टार्टिंग में टोटल 6 लैंग्वेजेस ही थी इसमें, जिसको तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ा को 2008 में, तेलुगु को भी 2008 में, मलयालम को 2013 में, फिर उड़िया को 2014 में शामिल किया गया था। तो 2014 तक टोटल 6 लैंग्वेजेस थी, फिर उसके बाद से कोई भी लैंग्वेज नहीं शामिल की गई थी। लेकिन फिर 10 साल के बाद 2024 में भारत सरकार ने मराठी को, पाली को, प्रकृति को, असमीज़ को और बंगाली को इसमें शामिल कर दिया था। तो अब टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेज इंडिया में हैं। कितनी लैंग्वेजेस हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस? टोटल 11। तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। 2014 तक 6 लैंग्वेजेस थी। अब 2024 में 5 और को शामिल कर दिया गया। किनको किनको? मराठी, पाली, प्रकृति और सॉरी मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ, प्राकृत और असमीज़, बंगाली। ये 5 लैंग्वेजेस हैं जो कि 2024 में इंक्लूड की गई। तो अब टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। ठीक है, अब हम एनसीएफ की अगर बात करें तो एनसीएफ 2005 में इंग्लिश को क्या दिया गया है इम्पोर्टेंस, क्या बोला गया है बेसिकली? तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार इंग्लिश इज़ नॉट ट्रीटेड मेयरली एज अ सब्जेक्ट बट एज अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन एंड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इन मल्टीलिंगुअल इंडिया। तो मल्टीलिंगुअल मतलब इंडिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, आपको ध्यान रखना क्या मल्टीलिंगुअल
बहुभाषी जो देश है इंडिया, है ना, इसमें एक भाषा नहीं बोल रही है, हर एक प्रांत की अपनी एक बोली है, भाषा है। तो एनसीएफ के अनुसार कि अगर वहाँ पे मेंशन हो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन, तो आप समझ जाइए किसकी बात हो रही है, एनसीएफ की बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन अगर मेंशनड है क्वेश्चन में, तो समझ जाइए किसकी बात हो रही है, एनसीएफ की बात हो रही है। तब आपको आंसर क्या देना है, तब आपको देना है कि इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज। क्या बोलना है, इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज। और अगर वहाँ पे मेंशन है कि मल्टीलिंगुअलिज्म इंडिया, मल्टीलिंगुअल इंडिया मतलब बहुभाषी देश, तो वहाँ पे आपको क्या जवाब देना है कि इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है, ठीक है। तो एनसीएफ में दो बातें इंक्लूड की गई हैं, इंग्लिश के लिए कही गई हैं कि इंग्लिश क्या है, सेकेंड लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज, और इंग्लिश क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज। दोनों सही हैं। आप क्वेश्चन पे डिपेंड करता है वो क्या पूछ रहा है। अगर पूछा गया है अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन तो आपको बोलना है सेकेंड लैंग्वेज। अगर बोल रहा है अकॉर्डिंग टू मतलब कंट्री लाइक मल्टीलिंगुअल इंडिया, बहुभाषी देश, तो आपको बोलना है ग्लोबल लैंग्वेज। क्यों ग्लोबल लैंग्वेज, क्योंकि अगर आप बेंगलुरु में चले जाओगे तो वहाँ पे लोगों को हिंदी नहीं आती है बट इंग्लिश आती होगी, तो आपका कम्युनिकेशन आप कर सकते हो। अब सेम थिंग आप कहीं भी कंट्री में चले जाओ, ज़रूरी नहीं कि हिंदी जहाँ पे नहीं बोली जाती वहाँ पे हिंदी आएगी, बट मोस्ट ऑफ द जो एजुकेटेड पीपल होंगे उन्हें इंग्लिश आती है, इसलिए इसको ग्लोबल लैंग्वेज बोला गया है कि इंग्लिश आपका हर जगह काम चलाती है, कम्युनिकेशन के लिए इफेक्टिव है, क्योंकि बात करने के लिए आप लोगों से बात करोगे। और इंग्लिश ऐसी भाषा है जो सबको, मोस्ट ऑफ द पीपल अगर वो पढ़े लिखे हैं तो उनको इंग्लिश आती है, बाकी दूसरी भाषा आए ना आए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इंग्लिश ही चलती है ना। तो मल्टीलिंगुअल इंडिया अगर बोला है तो ग्लोबल लैंग्वेज आपको बोलना है इंग्लिश को, और अगर अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन बोल रहा है तो सेकेंड लैंग्वेज बोलना है, ठीक है, क्लियर है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज नॉट, नॉट को इंपॉर्टेंस देनी है, देखो नॉट लिखा हुआ है तो ये गलत करवा देता है हमारा आंसर, तो नॉट को ध्यान से देखना, गलत वाला आंसर देना है। ट्रू अबाउट लैंग्वेज इन इंडिया, तो भारत में भाषा के लिए कौन सा गलत है। अकॉर्डिंग टू लिस्ट ऑफ 8th शेड्यूल्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर आर 22 लैंग्वेजेस, बिल्कुल सही है। कितनी लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल में, 22 टोटल लैंग्वेजेस हैं, ये सही है ना। फिर है संस्कृत इज मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, बिल्कुल गलत है। संस्कृत क्या है, क्लासिकल लैंग्वेज है। मॉडर्न मतलब डे टू डे लाइफ में यूज़ करने वाली नहीं, संस्कृत मॉडर्न नहीं क्लासिकल है लैंग्वेज है, तो यही गलत हो गया। अब गलत ही पूछा था तो यही हमारा आंसर है, लेकिन हम आगे के ऑप्शन पढ़ लेते हैं। हिंदी इज अ लिंग्वा फ्रैंका ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे बात आती है कि इसका क्या मतलब है लिंग्वा फ्रैंका की, तो इसका मतलब होता है कि कॉमन लैंग्वेज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन अमंग पीपल हु स्पीक डिफरेंट नेटिव लैंग्वेजेस। तो कम्युनिकेशन की एक भाषा है हिंदी सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो ये सही है। फिर है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश इज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, बिल्कुल सही है। इंग्लिश क्या है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो ये भी सही है। गलत कौन सा था, गलत था ऑप्शन नंबर 2 कि इंग्लिश किसको, संस्कृत को बोला जा रहा है मॉडर्न लैंग्वेज, ये गलत है। संस्कृत क्या है, क्लासिकल लैंग्वेज है, तो ये जो गलत है वही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर, क्योंकि हमसे गलत ही पूछा गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट है 3 लैंग्वेज फार्मूला, वेरी यूजफुल। देखिए अब एक 3 लैंग्वेज फार्मूला का कॉन्सेप्ट है, एनईपी की हम बात करें या फिर एनसीएफ की बात करें, क्या बोलता है एनसीईआरटी कि 3 लैंग्वेज फार्मूला इज द लैंग्वेज एजुकेशन पॉलिसी दैट एम्स टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म, national integration and effective language learning by encouraging students to learn 3 languages during their school education। तो बच्चों को स्कूल एजुकेशन में 3 भाषाएं सीखने के लिए इनकरेज किया गया है, कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि जो बच्चे मतलब ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं तो उनके ब्रेन का है वो एक से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं, उनके ब्रेन का विकास अच्छे तरीके से होता है। तो लैंग्वेज जो मल्टीलिंगुअलिज्म है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट दिया गया कि अगर हम हिंदी स्पीकिंग स्टेट की बात करें, मध्य प्रदेश हो गया है ना, राजस्थान हो गया, जो हरियाणा हो गया, यहाँ पे जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, तो यहाँ पे
फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, सेकेंड लैंग्वेज में इंग्लिश को बोलना है, फिर थर्ड में कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो गई, कोई भी तमिल, जो भी मराठी, जो भी बच्चे सीखना चाहें वो अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। फिर अगर हम नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स की बात करें तो फर्स्ट लैंग्वेज में रीजनल लैंग्वेज मदर टंग, फिर सेकेंड लैंग्वेज में हिंदी, थर्ड में इंग्लिश। ये कॉन्सेप्ट है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का। क्लियर है? अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि CTET में पूछा हुआ है। अब देखिए आप कर पाते हो कि नहीं। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द 3 लैंग्वेज फार्मूला। इनमें से कौन सही है 3 लैंग्वेज फार्मूला के लिए? ऑप्शन नंबर ए है इंग्लिश, हिंदी होम लैंग्वेज या फिर लोकल लैंग्वेज एज द फर्स्ट लैंग्वेज। नहीं, बिल्कुल गलत। इंग्लिश कहीं पे भी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं बोली गई है, गलत है। मदर टंग, होम लैंग्वेज, हिंदी एज द फर्स्ट लैंग्वेज सही लग रहा है। आगे हम देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हिंदी है, दिक्कत क्या है कि ये सिर्फ हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए है, हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए। अगर हम हिंदी, जो नॉन हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उनकी बात करें तो वहाँ पे हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, उनकी रीजनल लैंग्वेज ज़्यादा बेटर है ना। मदर टंग, होम लैंग्वेज, इंग्लिश फर्स्ट, ये भी गलत है, यहाँ पे इंग्लिश आ गई। फिर देखिए मदर टंग, होम लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज बिल्कुल सही है, द फर्स्ट लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द ज़्यादा एक्यूरेट है। तो सेकंड को भी हम गलत मानेंगे क्योंकि यहाँ पे हिंदी, अगर नॉन हिंदी भाषी क्षेत्र है तो वहाँ पे हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होगी, उनकी रीजनल लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज होगी। तो मदर टंग हो गई, चाहे होम लैंग्वेज आप बोलिए चाहे रीजनल लैंग्वेज बोल दीजिए, ये क्या होता है, फर्स्ट लैंग्वेज होता है। ठीक है, 3 लैंग्वेज फार्मूला में। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। ये थी आज की क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी और इसने आपकी तैयारी में थोड़ा सा वैल्यू ऐड किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और किसी भी एक फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।